Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today the topic that we are going to discuss is nuclear transmutation. Okay? Students, nuclear transmutation का क्या मतलब है, ये क्या फिनोमिना है, कैसा प्रोसेस है? तो अगर लास्ट लेक्चर में आपको रिमेंबर हो तो हमने डिस्कस किया था अबाउट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के बारे में, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स के बारे में डिस्कस किया था कि वो जब अनस्टेबल होते हैं तो उनमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं, और जब रेडिएशंस एमिट होते हैं तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करके। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशंस को एमिट करके स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कैसा प्रोसेस, ये ट्रांसम्यूटेशन का क्या मतलब है? तो ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लाइड जब चेंज हो जाता है मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लाइड में विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। इट मीन्स कि हमारे पास एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लाइड है, अब यहाँ पे हम इसको पेरेंट न्यूक्लाइड कह देंगे। वो जब हमारे पास चेंज होता है मोर स्टेबल न्यूक्लाइड में, लेकिन कैसे? विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के एमिट होने से जब एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड जो है वो जब चेंज होता है स्टेबल में with the emission of radiation, then this process is known as nuclear transmutation. अब यहाँ पे जो unstable है हम उसे parent nuclide कह देते हैं और जो stable है उसे daughter कह देते हैं। सन भी कह सकते थे, लेकिन I don't know about the reason that why it is called daughter nuclide. So you have to remember that this is parent nuclide and this is daughter nuclide. जब एक parent nuclide जो है जो unstable है radiation की emission से स्टेबल हो जाता है, मतलब वो चेंज हो जाता है मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लाइड में, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब यहाँ पे जो रेडिएशंस की बात हो रही है वो कौन सी रेडिएशन होंगी? तो हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रेडिएशन, अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट कि कैसे ये रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, किस तरह एक पेरेंट न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल या एक बीटा पार्टिकल या एक गैमा पार्टिकल जब इजेक्ट होते हैं, निकल के चले जाते हैं, तो वो कैसे स्टेबिलिटी की तरफ आता है, उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये डिटेल में अगर पता हो कि अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है एंड गैमा पार्टिकल क्या है, सो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये प्रोसेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल क्या है? स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल हमारे पास डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम न्यूक्लाई। आपको रदरफोर्ड की थ्योरी भी याद होगी, वहाँ पे भी क्या करवाया था, एक गोल्ड फॉइल पे हमने जो है वो रदरफोर्ड ने हीलियम पार्टिकल को हिट करवाया था, बम्बार्डमेंट करवाई थी, जिधर से उसने फिर फर्दर अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट किया था और कुछ कंक्लूजन दी थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई हैं, उनके अंदर 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। सो अगर हम इनका मैस नंबर देखें तो वो 4 है। ओके, और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम है। ओके, अब ये हाई स्पीड पे तो इजेक्ट होते हैं लेकिन इनकी रेंज बहुत कम है। अब ये क्या रीजन हुई कि इनकी रेंज कम है? इसकी रीजन यही है कि ये हैवी होते हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनका न्यूक्लियस हैवी होता है। सो जब ये इजेक्ट होते हैं तो ये जरा ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर इनके रास्ते में कोई ऑर्डिनरी शीट ऑफ एल्युमिनियम भी आ जाए, थिन शीट आ जाए एल्युमिनियम फॉइल की भी, तो ये वहां पे क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ओके, मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल है हमारे पास वो हैवी हैं, उनकी जो स्पीड है वो 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड है, लेकिन अब देखने में तो लग रहा है कि ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इनके हैवी होने की वजह से ये स्पीड इनके लिए कोई मैटर नहीं करती। मतलब ये बहुत कम रेंज है इनकी, जहाँ तक जाके ये क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इट मीन्स कि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, पेनिट्रेट करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है, सबसे कम है। ओके, लेकिन एक इनके अंदर एबिलिटी है आयनाइज करने की, ये इनकी जो आयनाइजेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट बीटा पार्टिकल्स? बीटा पार्टिकल्स क्या हैं? बीटा पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये कंडीशन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब भी कोई
अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस अपने अंदर से बीटा पार्टिकल को इजेक्ट करेगा स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए। जब वो बीटा पार्टिकल को इजेक्ट करेगा तो वो जब बीटा पार्टिकल जब निकल के जाएगा वो बहुत तेज स्पीड पे चल के जाएगा एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या होगा कि जब वो ज़्यादा स्पीड पे निकल जाएगा, तो जब कोई चीज़ ज़्यादा स्पीड पे जा रही होती है तो उसका मैस लिटिल बिट वेरी करता है, ओके। और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत क्लोज होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। इसकी जो स्पीड है यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो होती है 2.5 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। मतलब स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब है। जैसे अगर हम 5 से राउंड ऑफ करें 2 को तो इट विल बी 3, ओके। और बीटा पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं कि उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल क्या है, ज्यादा है। मतलब अल्फा पार्टिकल की तो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा कम है, लेकिन बीटा पार्टिकल की एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन आयनाइजेशन एबिलिटी जो है वो इनकी वो क्या है, वो कम है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, ओके। हम इनको जिस तरह मैंने आपको कहा कि अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम है जिनका मैस नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 है। यहाँ पे हम अगर बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल को हम कह सकते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ व्हाट अबाउट गैमा रेज? गैमा रेज क्या है? ये हमारे पास ऐसी रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ है और एनर्जी है वो भी वेरी करती है। और गैमा रेज में पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो लाइट होती हैं एज कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा। गैमा रेज जो है वो लाइट होती हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ये बहुत दूर तक जा सकती हैं और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर इनकी जो आयनाइजेशन एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, ओके। So students, this is a short introduction about alpha, beta and gamma rays so you can understand them properly, okay. Now we will discuss about that how these rays emit and the unstable nuclide will become more stable, okay. So अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास अल्फा, बीटा या गैमा पार्टिकल्स के जाने से क्या होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अल्फा डिके को। अल्फा डिके का क्या मतलब है? इट मीन्स कि जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट होगा किसी पेरेंट न्यूक्लाइड में से, तो किस तरह वो स्टेबल डॉटर न्यूक्लाइड में जा रहा है और एनर्जी भी क्या हो रही है, साथ एमिट हो रही है। क्योंकि हमने आइंस्टाइन की थ्योरी भी पढ़ी थी मैस एनर्जी की, कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है, ओके। सो यहाँ पे अब आपको ये नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्स और वाई याद रखें। एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट न्यूक्लाइड को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर न्यूक्लाइड को। आपको ये रेडियम और रेडॉन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो आपको एक्स और वाई के बारे में पता होना चाहिए, ओके। अब एक्स हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट न्यूक्लाइड को, ए इज इट्स मैस नंबर एंड Z इज एटॉमिक नंबर। तो अब हमने जब अल्फा डिके की बात करें, जब अल्फा पार्टिकल ने इसमें से निकलना है, अब वो निकल के तो चला गया, हीलियम है। अल्फा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, हीलियम, जिसका मैस नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। अब निकल के जाने से इस पेरेंट न्यूक्लाइड पे कुछ तो इफेक्ट होगा, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लाइड है जिसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया, क्या कमी क्या हुआ उसके अंदर, मतलब ये यहाँ पे एक्स जो है वो चेंज हुआ वाई में। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वाई उसमें से निकल के चला गया, हीलियम गया और एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, वाई में। पेरेंट किस में कन्वर्ट हुआ, डॉटर में। तो ए में से जब हमारे पास देखें हीलियम का मैस नंबर 4 है, इट मीन्स कि इसके मैस नंबर रिड्यूस हुआ है बाय 4 एंड इट्स एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2। क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, देखें Z-2 एंड मैस नंबर 4 है A-4। इट मीन्स कि हमारे पास जब अल्फा डिके होगा तो प्रोटॉन नंबर और जो एटॉमिक नंबर Z है वो रिड्यूस होगा बाय द फैक्टर 2 एंड इट्स मैस नंबर, और यू कैन से दैट द न्यूक्लियॉन नंबर A डिक्रीजेस बाय, ओके। सो दिस इज अल्फा डिके। अब आपने यही याद रखना है कि अल्फा डिके जहाँ पे भी होगा इट मीन्स के हीलियम पार्टिकल उसमें से एमिट होके गया है। तो उसके क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे अब यहाँ पे आपको यहाँ पे तो ए और जेड से रिप्रेजेंट किया, दिस इज द जनरल इक्वेशन। अगर आप एग्जांपल को देखें तो रेडियम में 226 एंड 88। अब यहाँ पे जब इसमें से 4 को माइनस किया तो 222 एंड यहाँ पे 88 में से हमने 2 को माइनस किया तो 86। ये बात आपने याद रखनी है कि इक्वेशन के दोनों साइड पे मैस नंबर एंड एटॉमिक नंबर शुड बी सेम। अगर ये सेम नहीं है इट मीन्स के वो इक्वेशन आपकी रॉन्ग है, ओके। एंड अल्फा डिके हुआ और साथ हमारे पास क्या एमिट हुई, एनर्जी।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बीटा क्या है, इट इज लाइक अ इलेक्ट्रॉन, ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो जब हमारे पास यहाँ पे आप पैरेंट न्यूक्लियोटाइड को Z से रिप्रेजेंट किया, आप अगेन X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम Z से रिप्रेजेंट करें या X से रिप्रेजेंट करें। ओके, अब यहाँ पे पैरेंट न्यूक्लियोटाइड है, अगेन A इज इट्स मास नंबर एंड Z इज इट्स एटॉमिक नंबर। ओके, अब जब हमारे पास यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियोटाइड है, जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकलेगा, जिसको हमने यहाँ पे E से इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया, आप यहाँ पे बीटा भी लिख सकते हैं। ओके, जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किया, अब इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, -1 से, और इसका मास नंबर 0 है। वैसे इलेक्ट्रॉन का मास नियरली 0 होता है, क्योंकि ये बहुत लंबी वैल्यू है इसकी, इसका जो मास नंबर है वो नियरली हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हमने इसके मास नंबर को क्या लिया है, 0। तो आप देखिए यहाँ पे जब बीटा पार्टिकल निकल के जाता है, जब मास नंबर है उसका 0 है, तो पेरेंट के मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अब एटॉमिक नंबर पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, देखें यहाँ से -1 गया, तो हमने इक्वेशन के दोनों तरफ बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या पुट किया, +1, मतलब कि Z में से अगर माइनस गया और ब्रैकेट में आप लिखे -1, देन माइनस इक्वल टू प्लस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब भी बीटा डिके होता है, तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उस पैरेंट न्यूक्लियोटाइड का, वो इंक्रीज हो जाता है जब वो कन्वर्ट होता है डॉटर न्यूक्लियोटाइड में। अब यहाँ पे आप अगर जनरल इक्वेशन से ज़्यादा अगर आप एग्जांपल को देखें, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि हमारे पास एक कार्बन है, उसका मास नंबर 14 है एंड एटॉमिक नंबर 6 है। जब उसमें से एक बीटा पार्टिकल इजेक्ट हुआ, तो क्या हुआ, हमने दोनों तरफ इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे हमारे पास 7 आता है, ये यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बुक में या आपने करेक्शन करनी है, यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर 7 होगा तो 7 - 1 इक्वल टू 6, मतलब दोनों साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर शुड बी सेम। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि बीटा डिके में पैरेंट न्यूक्लियोटाइड हैज इट्स प्रोटॉन नंबर Z इंक्रीज्ड बाय 1, प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जबकि मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास होता है वो नियरली क्या होता है, 0 होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गैमा डिके। गैमा डिके का क्या मतलब है, अब गैमा जो है उनके ऊपर कोई गैमा पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। सेम लाइक दिस हमारे पास ये जो 3 टाइप के रेडिएशंस हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेज। आप अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन भी कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेज। ये भी हमारे पास, अल्फा पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डबली हीलियम पॉजिटिव चार्ज है, डबल पॉजिटिव चार्ज है उस पर। फिर बीटा जो है उसको हम एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो गैमा है इट इज़ न्यूट्रल। लेकिन न्यूट्रल जो है वो हमारे पास, गैमा रेज क्या होता है कि ये हमारे पास यूजली अकेले एमिट नहीं होती, इनके साथ या तो कोई अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाते हैं या तो कोई बीटा पार्टिकल एमिट हो जाता है, लेकिन गैमा रेज का एमिट होना भी ज़रूरी है ताकि हमारे पास जो पैरेंट न्यूक्लियोटाइड है वो मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियोटाइड पे जाए। अब यहाँ पे हमने पेरेंट को शो किया है X A Z, अगेन A मास नंबर, Z एटॉमिक नंबर, और ये स्टार से रिप्रेजेंट किया कि ये पैरेंट न्यूक्लियोटाइड है। जब उसमें से गैमा रेज इजेक्ट हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, डॉटर न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ना मास नंबर पे कोई फर्क पड़ा ना ही एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ा। ओके, अब यहाँ पे अगेन आपकी जो ये टेक्स्ट बुक है, लिटिल बिट वहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपने अगेन A लिखना है, यहाँ पे अगेन आपने Z लिखना है। ओके, अगर आप ये फिगर में देखें, सॉरी एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो एग्जाम्पल में क्या है, ये कोबाल्ट है जिसका एटॉमिक मास 60 है, एटॉमिक नंबर क्या है, 27 है। तो ये जब कन्वर्ट हुआ डॉटर न्यूक्लियोटाइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके किस पे, एटॉमिक नंबर पे। साथ हमारे पास गैमा रेज निकल गई और साथ एनर्जी भी क्या हुई, इजेक्ट हुई। अब उन्होंने आपको
क्लियर कट बता दिया कि गैमा रेज आर यूजली एमिटेड अलोंग विद आइदर एन अल्फा और अ बीटा पार्टिकल। ये जो गैमा रेज है हमारे पास या तो अल्फा के साथ या तो बीटा पार्टिकल के साथ क्या होती हैं, एमिट होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर अगर कोई मैस नंबर में भी चेंज नहीं आ रहा, एटॉमिक नंबर में भी चेंज नहीं आ रहा, तो कैसे कन्वर्ट हो गया पैरेंट न्यूक्लियोइड डॉटर में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तीनों तरह की जो रेज हैं, ये तीनों तरह के रेज की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियोइड है वो कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियोइड में। जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 82 से अबव, जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 82 अबव है, वो सब हमारे पास स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाई नहीं करते हैं। तो फिर वो हमारे पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। पर वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशंस को अपने अंदर से एमिट करते हैं। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन स्टूडेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी you can ask me anytime. Okay, thank you, stay safe, and Allah Hafiz.